उनका चुनाव कभी भी संपत्ति या परिवार के आधार पर नहीं होता था और सभी चुने हुए लोग 45 से 65 वर्ष की आयु के होते थे। नगर और क्षेत्र के नेता, एक क्षेत्र में 8 गांव होते थे, उन 8 विशिष्ट लोगों से बातचीत करते थे। 8 विशिष्ट व्यक्तियों की परिषद गुप्त मतदान के माध्यम से 7 वोट मिलने पर अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते थे, जो प्रांत परिषद में उनका प्रतिनिधि बनता था। ऑस्ट्रेलिया में उदाहरण के लिए 8 प्रांत थे, जिनमें से प्रत्येक में 8 नगर या क्षेत्र होते थे। प्रांतीय परिषद में इस तरह से 8 प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल होता था, जो एक विशेष नगर या क्षेत्र का प्रतिनिधि होता था। प्रांतीय परिषद की बैठक में कोई महान ऋषि मुखिया बनता था और वे सब सरकार की रोजमर्रा की समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। पानी पहुंचाना, चिकित्सालय, सड़कें वगैरह। सड़कों पर काले और पीले दोनों ही प्रजातियों के लोग बहुत ही हल्के वाहन का प्रयोग करते थे, जिनमें हाइड्रोजन मोटर लगे होते थे, जो जमीन से उठकर चलते थे। एंटी मैग्नेटिक और एंटी ग्रेविटेशन फोर्स पर उस तकनीकी के आधारित होने की बदौलत। लेकिन फिर से राजनीतिक व्यवस्था का जिक्र करें तो उस समय पार्टी जैसी कोई चीज थी ही नहीं। हर बात केवल व्यक्ति की प्रतिभा, प्रतिष्ठा और निष्ठा पर आधारित थी। अपने लंबे अनुभव से वे लोग जान चुके थे कि ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो दीर्घ काल तक सफल हो, उसमें 2 गुण सबसे प्रमुख थे, जो थे न्याय और अनुशासन। उनकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के विषय में मैं फिर कभी चर्चा करूंगी और अभी उनकी न्याय प्रणाली का जिक्र करूंगी। उदाहरण के लिए, जिसे ठीक से चोर साबित किया जा चुका हो, उसके उस हाथ के पीछे तपे हुए लाल लोहे की छड़ी से चिन्ह बना दिया जाता था जिससे उसने चोरी की थी। इस तरह दाहिने हाथ से काम करने वाले चोर के दाहिने हाथ के पीछे और बाएं हाथ से काम करने वाले चोर के बाएं हाथ के पीछे जलने का निशान होता था। दूसरी बार चोरी करने पर उसके बाएं हाथ को काट दिया जाता था। यह अभी तक अरब देशों में प्रचलित है, एक प्रथा जो इतनी पुरानी चली आ रही है। यदि वह स्त्री या पुरुष फिर भी चोरी करता रहता तो उसके दाहिने हाथ को भी काटकर माथे पर एक न मिट सकने वाला चिन्ह बना दिया जाता था। बिना हाथ वाला हो जाने के कारण वह चोर अपनी हर मूल जरूरत के लिए अपने परिवार और आस पास से गुजरने वाले लोगों पर निर्भर हो जाता था।